नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। खबर बहुत चौंकाने वाली है, हैरत अंगेज है। 48 घंटे का समय बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को दिया था। उनकी कुछ शर्तें थी और उनका कहना ये था कि जो हमारे कमांडर आप लोगों ने उठाए हुए हैं, जो आपकी हिरासत में हैं, उनको छोड़ दीजिए। बाकी भी कुछ शर्तें थी और जो एक हम लगातार देख रहे हैं। अभी हमने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का बड़ा बेहुदा सा बयान भी देखा था, जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे पुलिस के एक एसएचओ ही इनको डील कर लेंगे, ये कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं, कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान इस हैरतअंगेज घटना को कितने हल्के में लेने का स्वांग रच रही थी, ढोंग और पाखंड दिखा रही थी। और जिस बिग ब्रेकिंग की बात मैं कर रहा हूं, आमतौर पर जो हम यूट्यूबर होते हैं, यूट्यूब चैनल वाले होते हैं, वो कोई ब्रेकिंग वाली न्यूज के चक्कर में पड़ते नहीं है कभी। लेकिन ये एक ऐसे शख्स के द्वारा दी जा रही है खबर, जिनकी जफर एक्सप्रेस के हाईजैकिंग मसले में एक एक सूचना बिल्कुल सही साबित हुई है। और जो पिछले दिनों से भारत के न केवल हिंदी बल्कि अंग्रेजी और दो जो दूसरी भाषाएं हैं, उन पर भी छाए रहे हैं एक विश्लेषक के तौर पर। और उनके पास वहां की पल पल की सूचनाएं आ रही हैं। और उन्हीं का दावा है, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब का, कि बीएलए ने जो बंधक बनाए हुए थे पाकिस्तानी सैनिक, जिनकी संख्या करीब 214 थी, उनको मार डाला है। 48 घंटे की हाँ जो देव, मैं चैनल उन्होंने पे एक जल्दी बता। चेतावनी दी थी, वो जब पूरी हो गई तो उसके बाद उनको मार डाला। मेरे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा भी जुड़ रहे हैं और मेजर जनरल अश्वनी कुमार सिवाच साहब भी जुड़ रहे हैं। दोनों को जोड़ करके हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अमजद अयूब मिर्जा साहब आपका भी और सिवाच साहब आपका भी। सबसे पहले मैं सीधे चलता हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा के पास। अमजद साहब, क्या सूचना आपके पास है? देखिए, इन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया था पाकिस्तानी फौज को एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर का। जो पाकिस्तान ने वो सारा वक्त ज़ाया ये कह के कर दिया कि जैसा आपने फरमाया अपने इंट्रो में कि जी ये तो एक एसएचओ की मार है और ये है, और हम ऑपरेशन जो है ऑपरेशन जो है वो बड़ा कामयाब हुआ। तो मैं मुसलसल बता रहा था कि ऑपरेशन कोई भी नहीं हुआ और अभी चल रहा है, जंग जारी है। द बैटल इज ऑन गोइंग बैटल, और ये किसी को भी नहीं छुड़ा सके। जो लोग रिलीज हुए हैं हॉस्टेजेस, सिविलियंस और बच्चे और एल्डरलीज, वो तो बीएलए ने खुद छोड़े हैं। तो बहरहाल ये इसी तरह का सिलसिला चलता रहा। 48 घंटे गुजर गए और इन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये किसी न किसी तरह कोई इंटेलिजेंस के ज़रिए कोई ऐसा पता लगाएं कि ये हॉस्टेजेस को कहाँ रखा है। हॉस्टेजेस जो थे ये पाकिस्तान आर्मी के और आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस के लोग हैं जिनको हॉस्टेज बनाया गया था। तो ये इन्होंने 2-3 दफ़ा कोशिश की है वहाँ जाने की, लेकिन इनको मुँह की खानी पड़ी और इनको काफ़ी फ़ौजी पाकिस्तानी जो है इस दौरान मारे गए। और मैंने बताया भी कि कोयटा में हर 3-4 घंटे के बाद 10-12 और लास्ट जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, 19 डेड बॉडीज़ जो है वो लाई गई हैं कोयटा हॉस्पिटल में। तो ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल से मुसलसल ये डिनायल हो रहा था इन चीज़ों का, और कहा जा रहा था वो फतेह हो गई और मार दिया, जहन्नम वासल कर दिया। तो उस वक्त मैंने जो DGISPR है, जनरल अहमद शरीफ, उसका फोटो दिखाया
और मैंने जी कहा ये फोटो किसी विक्टर का फोटो लगता है, किसी फाते का फोटो लगता है, ये इसकी तो शक्ल पे हवाइयां उड़ी हुई हैं। तो ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन ये नहीं माने। 48 घंटे गुजरने के बाद बीएलए की स्टेटमेंट आई है कि हमने 214 पाकिस्तानी सैनिक जो है उनको एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अब पाकिस्तान के 214 तो ये जो होस्टेज थे ये मारे गए हैं, और इसके अलावा 100 के करीब और जो फौजी थे वो मारे गए हैं। यानी ये 3 दिनों में पाकिस्तानी फौज के सबसे ज्यादा मारे जाने वाले फौजी हैं। इतने फौजी तो इंडिया के साथ युद्ध में जो है 3 दिन में नहीं मरे जितने इस बैटल में मारे गए। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे जो है बीएलए के तर्जुमान जी आइंद बलोच, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान की फ़ौज पे कि इनको कोई परवाह नहीं है अपने लोगों की, अपने फौजियों की। और इन्होंने जिद और घमंड जो है, ये जनरल साहब ने कल एक टॉक शो में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत घमंड है। तो वो घमंड का नतीजा यही है कि ये हुआ है। इसके अलावा कल मैंने खबर एक ये भी बहुत रात गए दी थी कि ये जो ताबूत भेजे हैं इन्होंने, कॉफिन बॉक्सेस जो भेजे हैं, वो देख के जो यंग सोल्जर्स थे बोलान में, उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। वो बेचारे सीधे साधे 18 19 20 साल के लड़के हैं, वो फौजी नए रिक्रूट। तो उन्होंने, और ये करते हैं पाकिस्तान वाले, ये सबसे पहले जो नए रिक्रूट्स होते हैं ना, ये उनको आगे करते हैं, उनको ये जंग का ईंधन बनाते हैं। तो उन्होंने हथियार डाल दिए, उन्होंने कहा सर हमें छोड़ दें, हम नहीं जाएंगे इसमें। तो उन्होंने उनको गिरफ्तार कर दिया। यानी वो पाकिस्तान आर्मी जो कर्मचारियों को गिरफ्तार करने गई थी, दे एंडेड अप अरेस्टिंग देयर ओन सोल्जर्स, यू नो। तो इस वक्त ये हुआ है, इसके बड़े दूरस्थ नताइज निकलने वाले हैं। और जंग, उन्होंने कहा जी जंग अभी भी जारी है, और वो लाशें इकट्ठी करने के लिए आ रहे हैं पाकिस्तानी फौजी, लेकिन उनको बड़ी दुश्वारी का सामना हो रहा है। और पाकिस्तानी चैनल ये सामने मेरे लगा हुआ है, जियो न्यूज, उस पे वो क्या बता रहे हैं, रमजान में मुर्गियों के रेट, मुर्गियों के भाव बता रहे हैं, आटे दाल के भाव बता रहे हैं। बिल्कुल ब्लैक आउट किया हुआ है उन्होंने जी। मैं डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा की ये पोस्ट भी आपको दिखा दूं जो उन्होंने ट्विटर पर, एक्स पर डाली है। ब्रेकिंग न्यूज़ करके उन्होंने दिया है। ऑल 214 हॉस्टेजेस एग्जीक्यूटेड, बैटल इज स्टिल ऑन गोइंग, बीएलए। वही जो अभी हमने आपको बीएलए का एक स्टेटमेंट जारी जो उन्होंने किया है वो दिखाया है। और ये उसी के आधार पर डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा का ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, उनकी पोस्ट देख रहे हैं। मैं चलता हूँ डॉक्टर सिवाज साहब, आपके पास आते हैं। सिवाज साहब, ये मसला क्या ऐसा था कि जिसको इतना नॉन सीरियसली लिया जाए? क्या नेगोशिएशंस नहीं की जानी चाहिए थी पाकिस्तान सरकार की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से? हाँ, देखो बिल्कुल चौधरी साहब आपने ठीक बोला। देखो सच्चाई ये है कि ये पहली बार ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है जो ट्रेन को हाईजैक किया गया। और जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सक्रिय हो रखी है लास्ट 2 साल से, उन्होंने एक के बाद एक घातक ऑपरेशन किए, और उनके जो भी ऑपरेशन थे वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटी की, स्पेशली पाकिस्तान के जवानों की भी और चीनियों को भी उन्होंने मारा। तो ये जब बात हुई कि इन्होंने हाईजैक कर लिया, उसमें से 450 के करीब लोग थे, और उस जो सिविलियन थे उनको तो उन्होंने छोड़ दिया, इसमें कोई नहीं। करीब करीब 150 से के करीब जो सैनिक थे, जो जवान थे, आईएसआई के थे या पुलिस के थे, उनको उन्होंने रखा। तो अब ऐसे में और ऐसे इलाके में उन्होंने किया ये ऑपरेशन कि ये इलाका बिल्कुल बंजर था और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो ये जो माजिद ब्रिगेड है उसने अपने जो ट्रुप्स थे उसको इन हाइटों पे डिप्लॉय कर दिया, और जो रेलवे लाइन थी इन्होंने दोनों तरफ से उसको भी उड़ा दिया कि भाई अगर कहीं ऐसा ना हो कि रेलवे लाइन की से कोई ट्रेन लेके वो मदद के लिए आए। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने ट्राई की तो फिर बहुत मुश्किलात हुई, क्योंकि उन्होंने फायरिंग कर स्टार्ट कर दी इन हाइटों से। फिर उन्होंने एक प्रकार अटैक हेक्टर किए,
ड्रोन का इस्तेमाल किया, एसएसजी कमांडो किए, मगर मुझे लगता नहीं कि इतनी सक्सेस उनको मिल सकती, क्योंकि मस्जिद ब्रिगेड, इनको पता था कि ये अब छुड़ाने आएंगे, इसलिए ये तैयार थे। तो मुझे लगता नहीं, जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी ने आज क्लेम किया है, डीजी आईएसपीआर ने, कि हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया है, हमने 33 जो मिलिटेंट्स हैं उनको मार गिराया है और अपने जवानों को हमने फ्री कर लिया है, और करीब करीब 25 ही लोग इसके अंदर कैजुअलिटी हुए हैं, जो जिसमें 21 सिविलियन हैं और 4 ही फौजी हैं। तो ये एक दस्ती नहीं, इतना आसानी से कैसे ये ऑपरेशन होगा, जबकि आज तक जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के माजिद ब्रिगेड एक मानी हुई है, सुसाइड ब्रिगेड है, वो पहले ही डिप्लॉयड थी, उनको पता था ये आएंगे। और जिस प्रकार से अभी मिर्जा साहब ने ये इंफॉर्मेशन दी है कि उन्होंने क्या किया कि जो ये फौजी थे उनको कंपार्टमेंट में डाल के बंद कर दिया, और इसके बाद जो है वो एक प्रकार से उन्होंने अपने डिफेंसिव ली हुई थी। तो ये कुछ दाल में काला तो लगता है, मगर अब इसका आगे क्या होगा, कैसे पता चलेगा, ये तो समय ही बताएगा। डीजी आईएसपीआर की तरफ से ऐसा लगता है कि ऑपरेशन खत्म होगा, और वो एक प्रकार से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे प्रेस को कि एक बहुत ही सक्सेसफुल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन किया उन्होंने, और सभी आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया। अब इसमें सच्चाई कहाँ है, कैसे है, क्या जो बीएलए अभी बोल रहा है कि हमने अभी भी हमारे पास हैं और हमने जो पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है, क्योंकि वो 48 घंटे का जो टाइम दिया था, उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर 48 आवर्स में रिलीज नहीं किया गया पॉलिटिकल प्रिजनर और बाकी जो प्रिजनर्स हैं जो कि लिए गए हैं पाकिस्तान ने, तो हम इन जो जवानों को पकड़ा हुआ है, बंदी बनाया, होस्टेज बनाया, इनको मार देंगे। तो अब ये जो समझ आएगी कि असलियत क्या है, ये दो पहलू हमको नजर आ रहे हैं। अभी तक जो प्रूफ जब आएगा, जब कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई ग्राउंड पे दिखाएगा कि क्या है, मगर आने वाला समय बताएगा कि असलियत में हुआ क्या है। मगर फिर भी मैं एक ही कहूंगा एज ए स्ट्रेटेजिशियन मिलिट्री, कि इतनी आसानी से ये ऑपरेशन खत्म होना बड़ा मुश्किल था। सिवाज साहब, मैं आपके पास फिर से आता हूँ। अमजद अयूब मिर्जा साहब, ये पाकिस्तान सरकार झूठ क्यों बोल रही है? और एक गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। गंभीर सवाल ये है कि एक एक्सप्रेस गाड़ी को हाईजैक किया गया, उसको बेपटरी किया गया, अंधाधुंध फायरिंग की गई, उसमें से बच्चों को और जिनसे उनका कोई सीधा दुश्मनी नहीं थी उनको कहा गया कि भाई आप जाइए, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जो सोल्जर थे पाकिस्तान के मिलिट्री के या दूसरी जो इनकी फोर्सेस थी उनके या खुफिया विभाग के जो अधिकारी थे, उनको उन्होंने अलग कर लिया। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हमारी आंखों के सामने बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार भी गिराया था वहां पे, कुछ को वो उठा करके ले गए थे। तो पाकिस्तान सरकार ने क्या उनको उनके रहमो करम पर छोड़ दिया है? और इससे जालिम सरकार तो कोई हो नहीं सकती है कि आप उनको उनके रहमो करम पर छोड़ दें और किसी तरह के नेगोशिएशन शुरू ही ना करें। देखिए, ये जब खबर आई थी कि 200 से ज्यादा कफन जो है वो क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे पहुंचाए गए हैं, जहां से वो बुलान भेजे जा रहे हैं, तो उसी वक्त हमने ये कह दिया था, मैंने भी ये कहा था खास तौर पर, कि जनाब ये कफन बलोचों के लिए नहीं जा रहे, ये इनके अपने फौजियों के लिए इन्होंने भेज रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया है कि ऑपरेशन तो हमसे होना नहीं है, मारने दो इनको, क्योंकि ये मारेंगे तो हम और विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि देखो ये दहशतगर्द हैं, इन्होंने शहरियों को मार दिया। हालांकि वो शहरी नहीं है, वो फौजी हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, उन पे बकायदा आप देख लीजिएगा, खबर आएगी कि बीएलए की और जो नेशनल कोर्ट है उनकी, उसने उसमें ये फैसला दिया होगा कि इनको एग्जीक्यूट किया जाए। वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बीएलए का स्ट्रक्चर है और नेटवर्क है, वो एक गवर्नमेंट स्टेट विद इन द स्टेट है बीएलए,
और अब जो ड्यूल पावर की मैं बार बार बात करता रहा हूँ, और ये एक फौजी टर्म होती है जो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स में खास तौर पर इस्तेमाल होती है, ड्यूल पावर की, जब ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड की पावर बराबर हो जाती है। और मैं पिछले 3-4 दिन से ये हाईजैकिंग से 3-4 दिन पहले से कह रहा हूँ कि ये ड्यूल पावर जो है अब आज़ादी पसंदों के और बीएलए के हक में टिल्ट हो रही है, तवाज़ुन उधर बढ़ रहा है, उधर जा रहा है। तो इन्होंने ये देख लिया कि हम ये कैसे कर सकते हैं। चौधरी साहब, आप मुझे खुद बताएं, वो इतने शदीद किस्म के पहाड़ी इलाके हैं, इतने दुश्वार गुजार इलाके हैं, वहां पैदल कैसे फौज जा सकती है? पैदल फौज जाने के लिए भी कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। और अगर आप हेलीकॉप्टरों के जरिए वहां पे एयर ड्रॉप करते हैं, उनको पैरा ट्रूपर्स भेजते हैं, तो वो कैसे वहां फेंकेंगे आप उनको? और वो कैसे वहां से, वो तो हवा में ही उनको उड़ा देंगे। ठीक है ना? तो ये बहुत मुश्किल ट्रेन था, ये बड़ा सोच समझ के ये जगह चुनी गई थी। और मैं समझता हूँ कि बीएलए ने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है, ये इनको पकड़ा है। अब लोग ज़ाहिर है कहेंगे कि जी मार दिए, मूड़ दिए, लेकिन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये जो वाक़या हुआ है, इसका एक पस मंज़र है। 1948 से लेके आज तक बलोच अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। जब 27-28 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने बलोचों की कमर में खंजर घोंप के फौज भेज के ज़बरदस्ती इस इलाके पे कब्जा किया और बलूचिस्तान जो है इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, तो उसके बाद जो पहली बगावत हुई थी, उसमें इन्होंने कुरान उठा के, पाकिस्तानी फौज ने कहा था बलूचों को कि आप पहाड़ों से नीचे आ जाए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, सुलह सफाई हो जाएगी, बस ठीक है। लेकिन जब वो नीचे आए तो नौरोज खान को इन्होंने जेल में, बुजुर्ग आदमी था, उसको डाल दिया, वो जेल में ही फौत हो गए, शहीद हो गए, और बाकियों को फांसियां लगा दी। और ये एक दफा नहीं, ये 2 दफा ऐसा वाकया हो चुका है। तो और फिर कितनी औरतों को इन्होंने अगवा किया। सर, ये बलूचिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान की इस्लामाबाद नेशनल असेंबली में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारी माओ बहनों का को रेप कर रहे हैं आप, गैंग रेप कर रहे हैं आप लोग। पिछले हफ्ते बलूचिस्तान के फॉर्मर होम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान असेंबली की फ्लोर से, मीर जफर जहरी ने कहा कि पाकिस्तान की रिट खत्म हो चुकी है। उससे 1 हफ्ता पहले मौलाना फजल रहमान ने कह दिया था कि रिट खत्म हो चुकी है। उससे 1 महीना 2 महीने पहले मैं कह रहा हूं कि कितने अरसे से कि पाकिस्तान की कोई रिट नहीं है। लेकिन जब तक इनकी आंखों के सामने कोई चीज ना आए, ये और दुनिया को पता ना चल जाए, जहां अब ये मजीद झूठ नहीं बोल सकते, तो फिर ये मानते हैं बातों को। तो अब बात यह है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि अब आगे पाकिस्तान की अपनी रियासत के अंदर क्या तब्दीलियां हम तवक्को कर सकते हैं कि आएंगी। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट नाउ दैट इज गोइंग टू हैपन इनसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इनसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ जीएचक्यू, इनसाइड द फ्रेम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्या होने जा रहा है? क्योंकि ये कोई मामूली चीज नहीं है। अभी तो ये आप देखिएगा, 1-2 दिन ये लगेंगे, इनको समझ आएगी कि हुआ क्या है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बगावत उभर सकती है। सर, आप अपनी कौम से झूठ बोल रहे हैं, टीवी पे बकवास कर रहे हैं, और उसके बाद आपके 214 फौजी मारे जाते हैं। तो हाउ आर यू गोइंग टू जस्टिफाई इफ यू से, एक ही सांस में आप कह रहे हैं ऑपरेशन कामयाब हो गया, खत्म हो गया, हमने छुड़ा लिए सारे, और दूसरी सांस में जो है वो खबर आ रही है कि 214 उन्होंने मार दिए क्योंकि आपने मुज़ाकरात नहीं किए। मैंने कहा भी था कि आखिरी चांस है पाकिस्तान के पास, इनको चाहिए कि बलोच जो हैं इनको दावत दें, दोहा में बैठ के बात करें उनके साथ, और उनको हैंड ओवर करें पावर, थोड़ा सा फेस सेविंग करें। लेकिन वो अदिति त्यागी के मैं शो में था, मैंने ये बात की, तो अदिति त्यागी ने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर दुनिया में कोई ऐसा कौम या ऐसी स्टेट है या ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग जो है वो अमन की भाषा नहीं समझते, तो वो पाकिस्तान है। और मैं नहीं समझती कि जो आप कह रहे हैं ये होगा। तो मैंने कहा, मैं एक हाइपोथेसिस है, एक हाइपोथेटिकल मैं मशवरा दे रहा हूँ, सुनता है कोई तो सुने, नहीं सुनता तो फिर 240 लाशें ले जाए, उठा ले। पर मिर्जा साहब, ये समझाइए कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बलूचिस्तान की क्यों क्या करने पहुंच गए? ये बेगैरत का बच्चा, माफ कीजिएगा, गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वहां जाके लैपटॉप तकसीम करता रहा है स्टूडेंट्स में। कैन यू बिलीव इट कि तुम्हारी पाकिस्तानी फौज के 214 लोग पकड़े हुए हैं,
और तुम वहां जाके लैपटॉप तकसीम कर रहे हो यार, और कह रहा है कि कोई मसला ही नहीं है, और मुबारकबाद दे रहा है उनको कि मैं ISPR को और पता नहीं कोर कमांडर को और इंटेलिजेंस सर्विस को और ISI को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने मेरे मशवरे पर, इस के मशवरे पर, शहबाज शरीफ के मशवरे पर, कि मेरे मशवरे पर उन्होंने तीनों फोर्सेस को इकट्ठा करके तो ऐसा ऑपरेशन किया कि वो कामयाब हो गया। ये बहुत बुरे हालात होने वाले हैं अभी मजीद। और शिवाज साहब, अगर इस तरह की घटना भारत में हुई होती तो? भगवान ना करे। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है शिवाज साहब। एक बात, अब आ रही है हाँ अभी आवाज। ठीक है। हाँ देखो अब ठीक। सच्चाई, क्योंकि भारत के अंदर चांसेस ऐसे जो आप बता रहे हो कि किसी ट्रेन को हाईजैक करना, दो चार बातें हैं। एक तो सच्चाई यह है कि ट्रेन का हाईजैक करना इसलिए मुश्किल है, हमारा एक सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारा इंटेलिजेंस बहुत ठीक है। और लास्ट 10-15 साल में जिस प्रकार से हमारा इंटेलिजेंस NIA जो टॉप ऊपर और स्टेट लेवल पे और मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो जोड़ हुआ है, गठबंधन हुआ है, उसके कारण अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होने से पहले ही हम दबोच लेते हैं। आप देखें लास्ट 12 साल में, 10-12 साल में कोई भी एक मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ। खुदा ना खास्ता अगर आप मानने के लिए कह दें कि अगर ये इंसिडेंट ऐसा हो जाता है तो फिर क्या है भारत की काबिलियत और क्षमता। देखो भारत की काबिलियत और क्षमता पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। हमारे पास आजकल ऐसे डिवाइसेस हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो एक प्रकार से ट्रुप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हैं, स्पेशल जो हमारे पैरा स्पेशल फोर्सेस के हैं, और एंटी हाईजैकिंग के लिए हमारे NSG है जो है। तो हम जो बेटर ट्रेन है, बेटर मोटिवेटेड है, बेटर इक्विप्ड है, तो हम अपना जो ऑपरेशन है वो बड़े प्रोफेशनल ढंग से करते और वाकई इसमें हम विजय प्राप्त करते। मगर सिचुएशन को देख के करना पड़ता है, कोई दो सिचुएशन सेम नहीं होती। जिस प्रकार से इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ये जो सिचुएशन थी ये एक प्रकार जिसने डिफेंस ले रखी है उसके ये पक्ष में थी, जो अटैक करेगा वहां पर आके और इनको छुड़ाने की कोशिश करेगा उसके लिए मुश्किलात थी। ये समझना चाहिए, एक के लिए 10 चाहिए। और फिर आप एक्सपोज हैं, वहां पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, वहां पर जो लाइन ऑफ साइट बहुत क्लियर है, वहां पर आप ना दाएं ना बाएं कोई आपके पास बंदा है। तो इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं, अगर दुश्मन अगर आता है हेलीकॉप्टर से आप उसके ऊपर भी फायर कर सकते हैं, अगर वो जमीन से आता है तब भी आपको पता चलेगा। तो बड़ा मुश्किल है ये ऐसी जगह में एंटी अम्बुश और ऐसा ऑपरेशन करना कि आप ये जो 200 जो एक प्रकार जिन्होंने होस्टेज ले बना रखा था BLA को, आप उनको आए और उनको मार दें और होस्टेजेस को सबको छोड़ा लें। बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन था। मगर मैं ये कहूंगा भारत की जो फौज है वो बेटर ट्रेन है, बेटर मोटिवेटेड है, बेटर इक्विप्ड है, और ये इस चीज के लिए काबिल है ऐसे ऑपरेशन करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मिर्जा साहब ने भी इस चीज को दिया है और हमने भी कई चैनलों बताया कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस कंप्लीट फेलियर। ISI वैसे तो बहुत नोटोरियस काम करती है, इनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, या उन्होंने एक्ट नहीं किया जिस प्रकार से ये जो कार्रवाई हुई। दूसरा, अगर वो डिस्टर्ब्ड एरिया माना जाता है उनका, तो उनका जो पायलट लोकोमोटिव क्यों नहीं गया, उसके बाद अपने जवानों को उन्होंने हथियार क्यों नहीं दे रखे थे, अगर ये डिस्टर्ब्ड एरिया है जो है। और दूसरा ये सच्चाई है जो मौलाना फैजुल रहमान ने जो असेंबली में बोला कि इसके 8 डिस्ट्रिक्ट में से 5 डिस्ट्रिक्ट में पुलिस और आर्मी है ही नहीं, वो छोड़ दिया है, वो वहां से निकल गए। इसका मतलब उन्होंने ये छोड़ दिया है कि बलूचिस्तान अब अलग होने वाला है। तो ये भी सच्चाई है, बलूचिस्तान इनके हाथों से निकलने वाला है, और इसकी वजह और कुछ नहीं, इनकी अपनी पॉलिसी है। 1948 के बाद जिस प्रकार से इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं, इस इलाके को एक्सप्लॉइट किया, सबको पता है कि जो बलूचिस्तान
सबसे बड़ा प्रोविंस है आज पाकिस्तान का, और सबसे ज्यादा रिच है मिनरल रिसोर्स में, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, गैस, ऑयल, मगर सबसे पुअर है वहां पर। जो बिल्कुल पर बिल्कुल, कैपिटा इनकम वो सही है आपकी बात। दूसरी जगह से 1/3 है। इन्फ्लेशन डबल है वहां पर, फूड इन्फ्लेशन 35% है। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ना खाने को दाने, ना पीने को पानी, बिजली, सड़कें, कुछ नहीं है। और ये गवादार पोर्ट जिसकी बात करते हैं यहाँ, जो ये भी मैं व्यूअर्स को बताएंगे, ये ग्वादार जो इनके पास नहीं था, इन्होंने 1958 में ओमान से लिया है। और अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट $62 बिलियन का है, ये जितना भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें बलूचिस्तान में, इसका कोई भी फायदा बलूचिस को नहीं होगा। इसका फायदा पाकिस्तानी को होगा या चीनियों को होगा। सारे टेक्नीशियन इंजीनियर चीनियों के। ग्वादार पोर्ट बना दिया इन्होंने 250 किलोमीटर का इलाके में, वहां पर जो मुछारे जाते थे समुद्र में मछली पकड़ने, वो भी नहीं जा सकते। आज की तारीख में 14,000 के करीब यूथ मिसिंग है, जिनको पता नहीं कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया, ये समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद पॉलिटिकल प्रिजनर बहुत है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, सेकंड क्लास सिटीजन है, तो मरते क्या नहीं करते। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही है, वो अपने चाहती है कि उनका देश आजाद हो, क्योंकि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान के साथ मिलना ही नहीं चाहता था। 1948 में जो इन्होंने जबरदस्ती हमला करके एनेक्सेशन साइन कराया, और एक प्रकार से इसमें कोई शक नहीं, सबको पता है। तो जी जी इसको जी। रखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत दिन नंबर हैं कि बलूचिस्तान ये रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए, आज बीएलए और तारिके तालिबान पाकिस्तान का भी गठजोड़ है। वो कहते हैं एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड। तो ये वैसे इनके बाकी चीजें सब इनसे अलग हैं, मगर ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों मिलके अटैक करते हैं आजकल। जैसे यहाँ अटैक किया, उन्होंने भी खाइबर पख्तूनख्वा में अटैक किया। तो सच्चाई ये है, पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है। और ऐसा लगता है, चाहे इसके 4 टुकड़े हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अभी नहीं माना। ये खाइबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है, वो भारत में मिल सकता है। ऐसा होने की संभावना है अगर पाकिस्तान अभी संभला नहीं तो। चौधरी साहब। मिर्जा साहब, एक टिप्पणी मैं इस पर जरूर चाहूंगा। ये कोई छोटी मोटी घटना साहब बिल्कुल नहीं है। और इस घटना के बाद तो चूंकि लगातार जो चीन के इंजीनियर हैं, जो उनके दूसरे अधिकारी हैं, लगातार वो अंडर अटैक हैं। और बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से भी और दूसरे संगठनों की तरफ से भी उनको निशाना बनाया जाता रहा है। अब फर्दर आप क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? और जो अभी शिवाज साहब ने कहा है कि लगता नहीं कि अब बहुत देर तक बलूचिस्तान को ये लोग कब्जे में रख पाएंगे और अपनी ही आंखों में धूल झोंकते रहेंगे, पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं देता हूँ इस सवाल का जवाब, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव 1000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और अंधा भगत के ने एक कमेंट किया है और मुझे उन्होंने ये सवाल किया है कि डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब, आप बीएलए को अपील करो कि पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाहियों को ना मारे, अपने साथ मिला ले और पाकिस्तानी फ़ौज में ऑफिसर्स की जासूसी करे। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तानी फ़ौज के बेशुमार जबरी रिटायर किए हुए सिपाही और अफसर जो है वो बीएलए में शामिल हुए हैं। मजीद ब्रिगेड का जो फदाइन ब्रिगेड है, सुइसाइड ब्रिगेड है, उसका जो कमांडर है, जो ट्रेनिंग देता है उनको, वो पाकिस्तानी फौज का साबिक कैप्टन है जिसको उन्होंने फौज से निकाला था, वो ट्रेनिंग दे रहा है। कई पाकिस्तान आर्मी के जूनियर ऑफिसर जो है वो इस वक्त बीएलए में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। और ये जो इंटेलिजेंस फेलियर आप बात कर रहे थे इसकी, आईएसआई वगैरह की, ये इंटेलिजेंस फेलियर की वजह ये है कि आईएसआई के अंदर तक बीएलए के इन्फॉर्मर्स बैठे हुए हैं। इनके अपने इन्फॉर्मर्स उधर इन्होंने घुसाए हुए हैं जो इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये होने वाला ऑपरेशन और ये होने वाला है। ऐसी तो नहीं घात लगा के बैठ जाते पहले से ही। उनको पता होता है कि यहाँ से आ रही है प्लेटून, आ रही है, यहाँ से पैदल गश्त करने वाली फौज आ रही है, यहाँ से कॉन्वॉय ने जाना है। आप देखें जनरल साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये
क्या कहते हैं टेरिटोरियल आर्मी ऑफ इंडिया के हेड रहे हैं, इनको पता है कि जब घात लगाई जाती है तो उसकी प्लानिंग में कम से कम एक दिन तो लगता ही है। फिर वहां पहुंचना, कुमक पहुंचानी, एम्यूनिशन पहुंचाना, पोजीशन लेनी। चाइना की ये बात आपने की है, देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता। जाहिर है इस वक्त चाइना बड़ी, सबसे ज्यादा जो इस वक्त परेशान होगा वो चाइना होगा, क्योंकि 62 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। सी पैक का रूट है ग्वादर तक, वो उनसे छिन सकता है। और ये जो लड़ाई हो रही है ये लड़ाई चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ हो रही है। तो चाइना हो सकता है कि वो सोचे कि अब पाकिस्तान तो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो बैक डोर से खुद ही बीएलए वगैरह के साथ कोई बातचीत करे, कोई नेगोशिएशन करे और पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान उनको नहीं चाहिए, उनको ग्वादर चाहिए, उनको गिलगित बल्तिस्तान और ये पट्टी चाहिए बलूचिस्तान की। तो मुझे बहुत इस वक्त टीवी चैनल से बार बार कॉलें आ रही हैं। मेरा ख्याल है मैंने जितना कहना था वो कह दिया है। आप दोनों प्रोग्राम बेशक जारी रखें, मुझे अगर इजाजत दें। अमजद अय्यूब मिर्जा साहब, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाला और एक ब्रेकिंग जो है ओशियन थैंक यू नेटवर्क पर दी। जी, थैंक यू सो सबसे मच पहले आपको जी, आपको। सबसे पहले जी जी। जी 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 जी, जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू, ओके। थैंक यू सो मच। शिवा सर, अब आप क्या देख रहे हैं होते हुए, क्योंकि आपने अभी बयान किया कि हालात तो इतने खराब हैं पाकिस्तान के कि वो 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। लेकिन इस समय चूंकि हम प्रायोरिटी पे बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो घटना हुई है उस पर, अभी इसमें जो खुलासे हो रहे हैं कि 214 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है उन्होंने, इसके बाद अब आप क्या होते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान सरकार की किरकिरी होने वाली है, पाकिस्तानी मिलिट्री की भी किरकिरी होगी, क्योंकि ये तो एक, सभी जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट तो रन वहां मिलिट्री ही करती है, ये तो बस दिखावे के चेहरे हैं। तो अपने ही सैनिकों को मरवा दिया एक तरीके से इन लोगों ने, बेवकूफ़ी में, जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे ऑपरेशन शुरू करने और फिर उसको बहुत जल्दबाजी में खत्म कर देने के ऐलान ने भी। हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, मैं एक ही चीज कहूंगा इसमें कि अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि सच्चाई किस तरफ है। क्योंकि डीजी आईएसपीआर ने जो कल मीडिया के सामने बात की और बताया कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, उन्होंने 33 आतंकवादियों को मार दिया और हमारे 25। और जबकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है कि 48 घंटे होने के बाद उन्होंने 214 ये जो फौजी पकड़े हुए थे पाकिस्तान के, वो हमने वादे के अनुसार उनको एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अब सच्चाई कहाँ है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनको मारा तो फिर वीडियो दिखा सकती है, मगर ये सच्चाई अगर इसको हम मान के चलें ऐसा होता है, हुआ है, तो फिर तो मुझे लगता तूफान आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी भी फिर बड़े जोरों से कोशिश करेगी बलूचिस्तान के अंदर, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी बहुत ज़्यादा सक्रिय है, वो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही है और उसने अपना काफ़ी पैर जमा लिए हैं बलूचिस्तान में। और उधर से तारीख तालिबान पाकिस्तान अटैक पे अटैक कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, और तालिबान की जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में उसके साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं। जिस प्रकार से कल ये खबर दे रहे थे कि ये जितने भी अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किए हैं, और ये अटैक भी, इसके जो हैंडलर थे वो अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, और वहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान की भी बेसिस अफगानिस्तान में। तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो डूरन लाइन को मानती नहीं। जो पश्तून है दोनों तरफ वो मिलना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा में भी टीटीपी के अगेंस्ट भी, उसके बाद तालिबान गवर्नमेंट के साथ अफगानिस्तान में, इधर बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बलूचिस्तान में भी। तो ये मुझे लगता नहीं कि ये कैसे संभलेंगे। और उधर पीओजे के में अगर आप देखें वहां पर भी लोग सड़कों पे हैं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, जहांगीर, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूंछ, वो चक्का जाम शटर डाउन है। वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमको झूठ बोला, भारत का जो जम्मू कश्मीर वो तो हमारे से
75 साल से आगे निकल गया, सड़कों का जाल बिछा है, अमन शांति टूरिज्म, तो ये पूरा माहौल पाकिस्तान का डगमगा गया है। वो कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इमरान खान जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है उसको जेल में डाला है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो निकल नहीं पा रहे इकोनॉमिक क्राइसिस से, $100 बिलियन से ज्यादा कर्जा हो गया, पैसा मांगते पैसा देने के लिए, क्या नया लोन लेते हैं पुराना लोन देने के लिए। ये सच्चाई है आज की तारीख में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना। तो मुझे लगता नहीं पाकिस्तान इकट्ठा रहेगा, ऐसा लगता है हर मापदंड से पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है। और अगर सिविल वार अगर पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और डर ये है कि अगर पाकिस्तान में ये ऐसी इंस्टेबिलिटी आती है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो आतंकवादियों के हाथ में पड़ जाएं। वो सबसे बड़ा कंसर्न है, वो भारत के लिए भी है और वो अमेरिका के लिए भी है, जो कि एक रीजनल स्टेबिलिटी पे असर डाल सकता है आने वाले समय में। चौधरी साहब। जनरल सिवास साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आपके साथ साथ डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा जो हमें लीव कर चुके, दूसरे चैनलों के लिए उनका भी शुक्रिया। उन्होंने ब्रेकिंग की ओशियन नेटवर्क पर आकर के, और देखते हैं आगे ये घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है, किस करवट ये ऊंट बैठता है, और उसके बाद फिर जुड़ेंगे हम लोग, फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद सर।